हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू वाजपेयी टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग पार्ट 7 वीडियो देखने जा रहे हैं। इसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत पूरी पूरी बुक पढ़ के इतने क्वेश्चन आसानी से नहीं मिल पाते जितने क्वेश्चन में आपको इसमें फंसने के चांसेस हैं। जो हम लोग एक लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं कि ऐसा कुछ बताइए जिसमें कुछ क्वेश्चन फंस जाए, तो इसमें क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? तो दोस्तों, सिलिकॉन स्टील। कहीं कहीं पेपर में आपको सिलिकॉन स्टील मिलेगा। और सीआरजीओ का फुल फॉर्म है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है फुल फॉर्म का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के फुल फॉर्म्स हैं। एक बार आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ भी डाल दिया है, उसको भी निकाल लीजिएगा। आप लोग एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा वहां से। तो इसमें सिलिकॉन और स्टील कितने कितने परसेंट होता है? 3% सिलिकॉन और 97% इसमें स्टील होती है। ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन है, किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन डीएमआरसी में भी, यूपीआरवीएनएल, अभी यूपीपीसीएल में भी आया और अभी अभी वाले में आया एग्जाम में। तो थायरिस्टर का, और थायरिस्टर को हम एससीआर के नाम से भी जानते हैं। एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और देखिए इसमें हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, देख लीजिए इसको। जैसे कोई ये मोटर है, ये आर्मेचर है, ये ब्रश है और ये थायरिस्टर लगा दिया गया है और ये वाइंडिंग है। ठीक है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है क्योंकि इसके पैरेलल में है तो शंट फील्ड वाइंडिंग है। अब इसको ही हम कम ज्यादा करते हैं तो मोटर की स्पीड को ये नियंत्रित करता है। इसका फॉर्मूला कैसे गति नियंत्रित होती है? एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईबी। एन मतलब स्पीड के समानुपाती बैक ईएमएफ के समानुपाती है। और एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई के फ्लक्स के विलोमानुपाती है। अगर हम फ्लक्स को कम करेंगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, अगर हम फ्लक्स को ज्यादा करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। और यहाँ बैक ईएमएफ बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी और बैक ईएमएफ को घटाएंगे तो स्पीड घटेगी। ठीक है, मैंने नीचे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी ये बॉक्सेस में आपको लिखे मिलेंगे वो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखते चलिएगा। वो किसी न किसी पेपर में आए हैं और मैंने यहाँ पर उसको लिए उससे डिटेल है तो मैंने उसको एक ही जगह बंद कर दिया बॉक्स बनाकर। एससीआर से आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रित किया जाता है। एससीआर से क्या किया जाता है कि आर्मेचर के वोल्टेज को नियंत्रित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं एससीआर से क्या करते हैं? गति को नियंत्रित करते हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग को कंट्रोल करते हैं या किसको? तो एससीआर से आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित किया जाता है, बैक ईएमएफ को नहीं, आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं। देखिए यहाँ पे लगा भी है ये एससीआर। इसमें कौन से 2 पॉइंट होते हैं? एनोड और कैथोड गेट, 3 टर्मिनल होते हैं, तीनों यहाँ दिखाए गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की रेटिंग क्या है? क्या क्वेश्चन क्या है? अल्टरनेटर की रेटिंग क्या है? तो अल्टरनेटर की रेटिंग देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा गया, वॉट में है, केवीए में है, एचपी में है कि केडब्ल्यू में है। तो साथियों, अल्टरनेटर की रेटिंग जब भी हम मार्केट में खरीदने जाते हैं अल्टरनेटर को तो उसकी रेटिंग जो होती है केवीए में होती है। अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग केवीए में होती है। देखिए और वॉट की किस में होती है? बल्ब की होती है। घरेलू उपकरण जो भी हमारे होते हैं, इलेक्ट्रिक केटली हो गई, मिक्सी हो गई, हीटर हो गया, ये जितना भी जो कुछ भी होता है वो वॉट में आता है। एचपी में मोटर की रेटिंग एचपी में होती है। किलोवाट में जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है और एलईडी की रेटिंग मिलीवाट में होती है। बैटरी की रेटिंग एम्पियर आवर और वॉट आवर दोनों में होती है और ट्रांसफार्मर की केवीए में। अभी मैंने बोल के बताया भी। ठीक है, आगे बढ़ूं। साथियों, हमारे वीडियोस आपको 11 तारीख तक मिलते जाएंगे। उसके बाद हम लोग यूपीपीसीएल की भी डेट नहीं आई है, किसी भी एग्जाम की डेट 10 दिन पहले आती है। तो ये मान के चलते हैं अभी डेट नहीं आई है तो 16 तारीख तक का, जैसे कि आज 4 तारीख हो गई, अभी तक डेट हमें नहीं मिली है। तो ये मान के चलते हैं कि हमारा अभी 15 तक पेपर नहीं होना है। ठीक है, तो कंटिन्यू आप इसको प्रैक्टिस करते चलिएगा। इतने ही क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट्स बनाकर करते चलिए। एक दिन हम लोग इसकी सीरीज कर लेंगे, पूरी एक सीरीज पेपर बना के दे देंगे तो उसमें आप अपने आप को चेक कर लेना। ठीक, तो आपका यूपीपीसीएल की भी तैयारी पूरी होती चलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यूपीपीसीएल के एग्जाम के बाद हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
कौन से चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे। अभी आप लोग इम्पोर्टेंट पढ़िए, क्योंकि अभी जब एग्जाम का टाइम आता है ना तो डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ रिवीजन करना होता है। और ये क्वेश्चन रहते हैं रट्टाफिकेशन वाले, इनको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, ये सब रट्टाफिकेशन वाले हैं। सब उसको थोड़ा सा हल्का सा समझो और इसको रट लो, जिनकी तैयारी अभी भी जीरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? देखो ये भी रटने वाला है, ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन दे रखा गया स्टील का, कॉपर का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का। तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। ठीक है, उसके बाद होता है किसका? डायमंड का। अब देखो नाइक्रोम, नाइक्रोम से क्या होता है, इसको ऑप्शन मैंने यहाँ क्लियरिफाई किया है। नाइक्रोम से हीटर की कॉइल बनती है, इसमें निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। 80% निकिल, 20% क्रोमियम। कॉपर से क्या बनते हैं? वायर होते हैं और वाइंडिंग होती है। जो भी तार बिजली के यूज किए जाते हैं कॉपर के लगभग होते हैं, वाइंडिंग होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है कॉपर का? 1086। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 रजिस्टेंस हैं। यदि तीनों रजिस्टेंस को किसी सर्किट में लगाना है तो तुल्यांक रजिस्टेंस कितने मान संभव हैं? मतलब इस रजिस्टेंस के कितने मान संभव होंगे या कितने प्रकार से हम सर्किट में इसको एडजस्ट कर पाएंगे। ऑप्शन दे रखा गया है 4, 7, 8, 6। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब जो n होगा वो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो, तो 2 की पावर n, 2 की पावर कितने रेजिस्टेंस? 1 2 3, 3 रेजिस्टेंस है तो 3 की पावर हो गई। इसको हमने सॉल्व किया, आ गया 8। तो 8 सर्किट, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सर्किट इसके बन पाएंगे। समान तुल्यांक रेजिस्टेंस के कितने मान संभव है? 8 मान संभव है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगर यही क्वेश्चन आपको साथियों सभी मान के, सभी एक ही समान के रेजिस्टेंस होते, 2 2 2 2, तब कितने बनते? तो सभी मान के समान रेजिस्टेंस होंगे तब 4 बनेंगे। ठीक है, ये लाइन को आप रट लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले आमतौर पे बने होते हैं। ऑटोमोबाइल पे प्रयोग किए जाने वाले जो केबल होते हैं वो कौन से केबल होते हैं? तो हाई प्रेशर गैस इंसुलेटेड केबल, ये हाई वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं। कौन सा केबल है? हाई प्रेशर गैस इंसुलेटेड केबल। ये अर्थ ग्राउंड करके लाइन में यूज करते हैं। जो जमीन खोद के डाले जाते हैं ना, बड़े बड़े सिरेमिक पाइप होते हैं, उनके बीच में जो केबल डाले जाते हैं, ये वही वाले केबल होते हैं ऑटोमोबाइल केबल। ठीक है, ये हाई वोल्टेज लाइन में अभी मेट्रो बन रही है, तो कानपुर के जो भी लोग होंगे वो मेट्रो बन रही है, उसमें अंदर अंदर ये डाले जा रहे हैं, और जहाँ भी मेट्रो है वहां पे डाले गए हैं पे हाई प्रेशर गैस इंसुलेटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग की इंसुलेशन सामग्री सबसे अधिक टेम्परेचर को सह सकती है? कौन सा ऐसा इंसुलेशन है जिसकी जो सबसे अधिक सामग्री को सह सकता है? तो क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास ई है। दोस्तों ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है। मैक्सिमम जितने भी अभी यूपी पीसीएल, यूपी आरवीएनएल के पेपर हुए हैं और जितने भी मेट्रो के पेपर हुए हैं, उन सब पेपर में एक क्वेश्चन इनका रहता है घुमा फिरा के। तो मैंने पूरी टेबल यहाँ पे आपको बना के बता दी है। एक ये इंसुलेशन क्लासेस हैं, YAE-BFHC, और यहाँ पर इसका Y वाला 90 डिग्री, 105, E वाला 120, B 130, F 155, H 180 और C 230। इसको याद करने का तरीका है, इसको तो आप फ्रीज में याद कर लीजिएगा, YAE-BFHC। इसको 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, उसके बाद देखो 130 हो गया है। यहाँ से 130, 155, 180, यहाँ 4 15 का टेबल चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको आप लर्न कर लीजिएगा। तो ये इसका टेम्परेचर है। तो इसमें देखिए क्या था, सबसे अधिक टेम्परेचर सह सकती है तो सी वाला 230 माइका अभ्रक जो होता है सबसे अच्छा। ये 2 प्रेस जो पुराने प्रेसेस आपने देखे होंगे, उन प्रेस के बीच में ये इस तरीके से लगा रहता है। माइका चमकीला चमकीला होता है, वो लगा रहता है, वही माइका। 90 डिग्री में पेपर और जूट लगे होते हैं। जब भी वाइंडिंग की जाती है, मोटर वाइंडिंग, तो वाइंडिंग में बीच में एक पेपर लगाते हैं, है ना। वो पेपर जो होता है वो 90 डिग्री उसका टेम्परेचर होता है। उसके बाद देखिए क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस बार के लिए आमतौर पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, टंगस्टन। स्टील नहीं करते, टंगस्टन को आपको बता ही चुके हैं। टंगस्टन किसका काम आता है? बल्ब का जो एलिमेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अब किस में यूज करते हैं? कॉपर। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है कॉपर। लेकिन कॉपर भी यूज करते हैं और एल्युमिनियम भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिए हैं बॉक्स में, कॉपर एल्युमिनियम। तो बस बार का जो घनत्व होता है वो कॉपर का होता है 165 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल्युमिनियम का होता है 118 प्रति एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब कुछ जरूर ध्यान से पढ़ना जो बॉक्सेस में बंद हैं। ठीक है, बस बार की पृथ्वी से कितनी हाइट पर रखे जाते हैं? तो बस बार जो होते हैं वो 2.75 हाइट पर रखे जाते हैं। जो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है 2.5 मीटर पे लगता है, उसको थोड़ा सा ऊपर इसको लगा दिया जाता है। जो लड़के हमारे यहाँ से अप्रेंटिस कर रहे हैं, घर पे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, वो इसको जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि गेट से जाते हैं एंट्री करते हैं आप लोग, तो आप लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में जो लगा हुआ है वो बस बार ही है। और वो किसका बना हुआ है एक बार देखिएगा जरूर। साथियों, पढ़ने के लिए टेक्निकल ऐसी चीज ना आपको देखने तो ज्यादा समझ में आएगी, आप लोग इसको देखते भी चला करिए जगह जगह। वैसे तो मैं आने वाले टाइम पे आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अभी हमने स्टार्ट ही किया है, अभी मुझे 1 मंथ भी नहीं कंप्लीट हो पाया है, और हम लोग एक एक लाइव भी चीज़ों को देखते चलेंगे, क्योंकि मैं खुद ही यूपीपीसीएल में सिलेक्टेड हूँ। मैं जब भी सब स्टेशन पे जाती हूँ तो मैं वहाँ का वीडियोस और इन सब चीज़ों को आपके संग शेयर करूँगी, एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करती चलूँगी, तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो डिफरेंस होता है वो चीज़ें बहुत आसानी से जल्दी समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। वो तो एक बात की बात है। फिलहाल अभी तो पूरा यूपीपीसीएल का जब तक एग्ज़ाम नहीं होता फुल्ली फोकस करिए आप लोग, सारे वीडियोस को देख डालिए। सुबह मॉर्निंग में जो हमारा वीडियो मिला था वो मिला के 27 वीडियोस हुए हैं। वीडियोस बहुत लेंथी नहीं है, बिल्कुल 1 लाइनर वीडियो हैं, बहुत शॉर्टकट में वीडियो हैं कि इतना पढ़ के भी अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, आपको उसकी भाषा शैली समझ में आएगी जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं। बाकी जिन्हें बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, मैम हम बहुत तैयारी कर रहे हैं बट हम इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं, मेरी तैयारी, तो वो लोग हमसे मिले। हो सकता है अगर वो अरेंज कर पाए तो वो लोग कानपुर आ जाएं, रहने का इंतजाम मैं बना दूंगी, खाने पीने का अपना देख लें, तो मैं उनको यहाँ पे प्रिपरेशन करवा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक फ्यूज के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जाता है। ऑप्शन दे रखा गया सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, कार्बन। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कार्बन का नहीं किया जा सकता। मैंने फ्यूज के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है। फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट के। अब मुझे सिद्धांत बताइए फटाफट, ऑप्शन में बताते जाइए। जनरेटर के सिद्धांत पे काम करता है, अल्टरनेटर के सिद्धांत पे काम करता है, बैटरी के सिद्धांत पे काम करती है, ये मैंने लिखवाया है। एक एक चीज मैं इसको बता चुकी हूँ। बैटरी किस सिद्धांत पे काम करती है? 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितने प्रकार के स्टार्टर यूज होते हैं? हमें ऑप्शन में दीजिए, फटाफट मैसेज में डालिए। 3 फेज स्टार्टर में कितने प्रकार, 3 फेज मोटरों में कितने प्रकार के स्टार्टर यूज होते हैं? डीसी मोटरों में कितने प्रकार के स्टार्टर यूज होते हैं? साथियों तैयारी कीजिए, तैयारी सिर्फ एक की ही चल रही है लग रहा है। तो फ्यूज की रेटिंग क्या है? एम्पियर में होती है। अभी मैंने उधर रेटिंग लिखाई है, सारी देख लीजिएगा। फ्यूज फेज के सीरीज में लगाया जाता है। फ्यूज का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो, मेल्टिंग पॉइंट लो, और विशिष्ट चालकता जो होती है वो हाई होनी चाहिए। शॉर्ट सर्किट ओवरलोड सप्लाई से ये सेफ्टी करता है फ्यूज। ठीक है, आगे बढ़े। इंडिया की फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? इंडिया की फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अमेरिका की कितनी है? 60 हर्ट्ज। और रूल्स जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से, रूल नंबर 55 से, इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी है वो +-3% इसका वेरिएशन होता है। कभी कभी 3% इसकी वेरिएशन होती है, कम ज़्यादा हो जाती है। और जब ज़्यादा होगी तो 3% इसका निकालेंगे 50 का, तो ये पहुंच जाएगी जोड़ के 51.5 हर्ट्ज। और लो में जाएगी 48.5। ये मैंने लिख दिया, सीधे सीधे रट लेना, निकालने की कोशिश मत करना, अभी तो जल्दी जल्दी रिवीजन का टाइम है। फिर देखें
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है? 0, 1 किलोवाट किलो ओम, 100 किलो ओम और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है, देखिए मैंने बना के दिखाया नीचे, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इनके बीच में कोर होती है, और जो कोर होती है, इसका जो इंसुलेशन लगा होता है, इनके बीच का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, की दोनों वाइंडिंग आपस में क्लिक ना करे। अगर यही क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में तो एक वाइंडिंग होती है, तब इसमें क्या होगा, तो देखिए मैंने दिखाया इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी को ये टच कर रहा है, ऐसे इसी को सेकेंडरी बना लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों के बीच में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? 0। अगर नॉर्मल है तो उसमें क्या होगा? इनफाइनाइट, और अगर ऑटो की बात कर रहा है तो 0। साथियों, कौन किस सिद्धांत पे काम करता है पढ़ते चलिएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? फटाफट जल्दी से उसमें टाइप करके भेजिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है? बैटरी किस सिद्धांत पे काम करती है? जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है? चलिए अच्छा आगे देखिए, इसमें आंसर भेजते जाइएगा सभी लोग। देखिए नेक्स्ट, देखिए जब कोई केबल रोड क्रॉस करती है तब इसे 1.5 मीटर गहराई पे पाइप या कंडक्टर के साथ बिछाया जाना चाहिए। अगर कोई केबल को इस सड़क से उस सड़क तक ले जाना है तो अंदर गड्ढा खोद कर कंड्यूक्ट पाइप डालना चाहिए, प्लास्टिक को जो घर में वायरिंग होती है, और 1.5 मीटर गहरी पाइप को कंड्यूक्ट में बिछाकर ले जाना चाहिए। ठीक है, वो घर में जो पाइप होती है वो वाला नहीं, कंड्यूक्ट पाइप एक सिरेमिक वाला भी आता है, सीमेंट वाला, गोल गोल देखे होंगे। देखिए मैंने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। अगर ओवरहेड लाइन मतलब सड़क पार करती है, अगर ऊंचाई से ऊपर की ओर ले जाने वाली, तब क्या होता है? 650 वोल्ट पे क्या करते हैं? 19 फीट, और कितना सड़क पार करना? 19 फीट में, अगर फीट में पूछता है तो 19 फीट, और मीटर में पूछता है तो 5.795 मीटर हाइट होनी चाहिए। अगर 11 केवी की लाइन ले जा रहे हो सड़क उस पार तो 20 फीट 6.096 मीटर होना चाहिए। अगर 33 केवी की लाइन ले जा रहे हो टावर वाली तो हाइट होनी चाहिए 20 फीट लगभग 6 मीटर और 7.1 मीटर। देख लेना, ये इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से दिखाया गया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस सप्लाई की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दे रखा गया, ऑप्शन आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, और डीसी सप्लाई और कहाँ कहाँ जरूरत होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोट्राइपिंग में, मेटल प्यूरिफाइंग में, और धातु निष्कर्ष में ईएमएफ बनाने में। ठीक है, यहाँ पर जो भी यूज होता है वो क्या यूज होता है? डीसी सप्लाई का यूज होता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें आंसर बी सही है, मैंने बी यहाँ पे लिख भी दिया है। नेक्स्ट देखो लिखा है पीतल, और पीतल पर सिल्वर की लेयर चढ़ाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का जो घोल होता है वो प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जेई का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर्विस लाइन के लिए किस खंबे को प्राथमिकता दी जाती है? आरसीसी पोल, आयरन ट्यूबलर पोल, वुडन पोल, स्टील टावर। ये 4 प्रकार के खंबे होते हैं और चारों इसमें दे दिए गए हैं। तो एक तो क्वेश्चन आप चारों खंबे लाइन कर लेना। आरसीसी पोल जो भी सर्विस लाइन होती है, अंदर से जो खंबे जाते हैं, और जो सर्विस लाइन तुमने गाँव वगैरह में देखा होगा, जो सर्विस लाइन जाती है वहां पर क्या होता है? आरसीसी पोल होते हैं, अधिकतर गाँव में यूज होते हैं आरसीसी पोल। और आयरन पोल जो घर शहर में देखो लगे रहते हैं, रोड लाइट में लगे रहते हैं। ट्यूबलर पोल होते हैं ना। वुडन पोल पहाड़ी, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर वुडन पोल का यूज किया जाता है। और स्टील टावर ये ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा रहता है कि 11 केवी की लाइन जा रही है, 33 केवी जा रही है, खेतों में देखिए ना बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, वो होते हैं स्टील टावर। अब देखो मैंने आरसीसी पोल को डिस्क्राइब कर दिया है, तो और कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से कर लेंगे। आरसीसी पोल 11 केवी लाइन में यूज होते हैं, और इनकी लेंथ जो होती है 7 से 10 मीटर तक होती है। इसकी गहराई में जो इसको गाड़ते हैं वो 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक इसकी डेप्थ में होती है। और डिस्टेंस जो होती है वो एक दूसरे की दूरी पे लगाते हैं, 60 से 100 मीटर की दूरी पे आरसीसी पोल लगाया जाता है। ठीक है भैया।
यहीं तक मेरा क्वेश्चन है। ये मैंने अभी मॉर्निंग में आपको एक दिया था, ये इवनिंग में, कल मॉर्निंग में फिर आपको 6 साढ़े 6 बजे तक का एक आपको फिर मिलेगा एक क्वेश्चन। तो साथियों आप लोग ना मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं आप लोग उसके संग कंटिन्यू लगे रहिए, उनको लर्न करते रहिए। ये आपको यूपी पीसीएल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन क्वेश्चनों से, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप अभी से करते चलेंगे तो आपको उधर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो 150 क्वेश्चन में मैं गारंटी लेती हूँ आप बहुत ही करीब पहुंच जाओगे उन क्वेश्चनों के अपने सिलेक्शन के। कंप्यूटर बाकी आप देख लेना कंप्यूटर वगैरह कैसा क्या है, बाकी आप इनमें काफ़ी कुछ कराओगे। अगर 11 तारीख तक कंटिन्यू मेरा वीडियो पहुंचते गए तो मैं खुद गारंटी देती हूँ 120 क्वेश्चन तो आप टच करके आओगे। अभी मैं न्यूमेरिकल का बना रही हूँ, मॉर्निंग में न्यूमेरिकल देती हूँ आपको। ठीक है, जय हिंद।